नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। भारत जोड़ो के बाद अब कांग्रेस निकालेगी भारत न्याय यात्रा। 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू होगी यात्रा। 20 मार्च को मुंबई में होगा समापन। राम मंदिर को लेकर कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा का बयान, कहा मंदिर नहीं होना चाहिए मुख्य मुद्दा, राम मंदिर की जगह महंगाई बेरोजगारी पर हो बात। कुश्ती संघ अध्यक्ष चुनाव के बाद से नाराज चल रहे पहलवानों से मिलने पहुंचे राहुल गांधी। अखाड़े में किए दो हाथ, बोले हक की लड़ाई के लिए अखाड़ा छोड़ सड़क पर आना पड़े तो कौन बच्चों को सिखाएगा कुश्ती। सरकार ने नारियल की खेती करने वाले किसानों को दी राहत। कोपरा की एमएसपी में 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की बढ़ोतरी। पटना में गंगा पर बनेगा केबल ब्रिज। मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले। साल खत्म होने से पहले बाजार का जोश हाई। आज फिर नए शिखर पर बंद हुए इंडेक्स। सेंसेक्स 700 पॉइंट से ज्यादा उछला। निफ्टी की 200 अंकों से ज्यादा की छलांग। आज 3 आईपीओs की हुई लिस्टिंग। हैप्पी फोर्जिंग्स करीब 18% प्रीमियम के साथ 1001 पर हुआ लिस्ट, लेकिन क्रेडो ब्रांड्स और आरबीजी ज्वेलर्स ने किया निवेशकों को निराश। और 2023 में कैसी रही बाजार की चाल और किन सेक्टर्स के दम पर दौड़ा बाजार, देखिए बुलेटिन में बाजार ईयर एंड स्पेशल। तो सबसे पहले राजनीति की खबरें। एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही, दूसरी तरफ इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी जारी है। अब इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने बयान पर घमासान मचा हुआ। दरअसल पित्रोदा ने कहा कि धर्म एक निजी विषय है और इसे भारत में राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है, जो कि चिंताजनक है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि कभी कभार मंदिर के दर्शन के लिए जाना ठीक है, लेकिन आप उसे मुख्य मंच नहीं बना सकते। I am worried about it because I see too much importance given to religion. I see that democracy is being undermined. National agenda should focus on education, employment, growth, economy, inflation, health, environment, pollution. उसकी तो बात होती नहीं है। बात होती है हिंदू टेंपल की, बात होती है राम भगवान की। This is not how you build a modern nation. ऑल इंडिया हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने सैम पित्रोदा पर उनके बयान के लिए निशाना साधा है। कांग्रेस की तो शासनकाल कितने वर्षों तक रही, उसमें तो कोई समस्या का समाधान होगा नहीं। आखिर कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया। और जो राम मंदिर है, वो राम मंदिर आस्था, लोगों की धार्मिक स्वाभिमान का प्रश्न है। इस देश की पहचान भगवान श्री राम से है। इस बात को आप कैसे समझ सकते हो, जो व्यक्ति जिसकी पार्टी खुद भगवान श्री राम को काल्पनिक कह रही है। तो ये ठीक है, आपके लिए कोई महत्व नहीं रख सकता है, लेकिन इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब कांग्रेस ने दूसरी यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है। इस यात्रा को कांग्रेस ने भारत न्याय यात्रा का नाम दिया है। इसकी शुरुआत 14 जनवरी से होगी, 20 मार्च तक ये चलेगी। मणिपुर से मुंबई होने वाली इस यात्रा में कांग्रेस 6200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यात्रा में बस का इस्तेमाल भी किया जाएगा। इसके जरिए 14 राज्यों के 85 जिलों को कवर किया जाएगा। इसके अलावा यात्रा में शामिल नेता समय समय पर कुछ देर तक पैदल भी चलेंगे। इस यात्रा को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हरी झंडी देकर रवाना करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्यों को शामिल करते हों, जो भारत को क्षेत्र और जातिवाद में बांटने का काम करते हों, वो न्याय क्या दिलाएंगे। जिनके अपने राज्य में 84 के दंगे हुए हों और कई वर्षों तक सिखों के दंगों को न्याय नहीं दिला पाए, उनके लिए भी एसआईटी की जांच नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने की। मैं इतना ही कहूँगा कि जनता इनका असली चेहरा जान चुकी है। All India Congress Committee has decided to hold a Bharat Nyaya Yatra
from January 14 to March 20th, from Manipur to Mumbai. January 14 to March 20th, from Manipur to Mumbai. इधर भारतीय कुश्ती संघ और पहलवानों की खींचतान के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी वीरेंद्र अखाड़ा पहुंचे। हरियाणा के गांव छारा के वीरेंद्र अखाड़े से दीपक और बजरंग पुनिया ने कुश्ती की शुरुआत की थी। राहुल गांधी काफी समय तक अखाड़े में रुके। यहां उन्होंने पहलवानों के साथ बातचीत की। इस दौरान राहुल बजरंग पुनिया के साथ कुश्ती में दो हाथ करते हुए भी नजर आए। राहुल गांधी ने कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर डाली है और लिखा है कि अपने अखाड़े की लड़ाई छोड़ अगर खिलाड़ियों को अपने हक और न्याय की लड़ाई सड़कों पर लड़नी पड़े तो कौन अपने बच्चों को ये राह चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगा। आपको बता दें कि पहलवानों और WFI की लड़ाई लंबे समय से जारी है। हाल ही में संजय सिंह को अध्यक्ष बनाने की बात पर नाराज साक्षी मलिक ने कुश्ती से संन्यास लेने और बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट ने अवार्ड सरकार को लौटाने का फैसला किया है। 2024 में आम चुनाव होंगे तो अभी क्या कहता है देश का मिजाज। 543 सीटों का सर्वे और आंकड़ों का विश्लेषण आज आवाज अड्डा में देखिए शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत यात्रा दूर दूर तक पहुंच रही है और लोगों को जोड़ रही है। गांव गांव में एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राज्य के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और घटनास्थल का निरीक्षण किया। इसके अलावा आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन की समीक्षा भी की। रक्षा मंत्री के साथ सेना प्रमुख मनोज पांडे भी मौजूद रहे। राजौरी में राजनाथ सिंह ने कहा कि देश और सरकार सेना के साथ है। सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक ना हो, इसके लिए हमें और सजग रहने की जरूरत है। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है कि उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। और आइए आज के बाजार की बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, आज भी बाजार में बुल्स का रिकॉर्ड जोश देखने को मिला। सेंसेक्स, निफ्टी बैंक सभी ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ। सेंसेक्स 702 अंक चढ़कर 72,038 पर बंद हुआ। निफ्टी 213 अंक चढ़कर 21,655 पर बंद हुआ। सुमित हमारे साथ है। सुमित, बताइए क्या खास बातें, अहम पहलू रहे आज के बाजार की? देखिए, जोरदार तेजी के अंदर बाजार ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। 72,000 के पार सेंसेक्स पहुंच गया। एक नए रिकॉर्ड स्तरों पर निफ्टी सेंसेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में खरीदारी, स्मॉल कैप में खरीदारी और साथ ही साथ सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की आज बैंक्स चलते हुए दिखाई पड़े। बैंक्स में भी HDFC बैंक जो कि आज फ्रंट सीट पे था। PSU बैंकिंग में खरीदारी थी, IT पार्टिसिपेट कर रहा था, मेटल में खरीदारी थी, ऑटो में खरीदारी थी और एक सेक्टर स्पेसिफिक अपमूव मार्केट के अंदर कंटिन्यू है। और ये पूरा साल 20% के गेन के साथ साल जो बाजार है वो खत्म करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स में खरीदारी जारी है और आज की तेजी में बैंक का एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आता हुआ दिखाई पड़ा है।
तो ये बताइए सुमित कि आज के बाजार में सबसे ज्यादा गेनर्स लूजर्स कहां से मिले? देखिए, अगर सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक देखा जाए तो आज निफ्टी के टॉप गेनर में आपको दिखाई पड़ेगा अल्ट्राटेक सीमेंट। एक नोमुरा की रिपोर्ट का इंपैक्ट 4% ऊपर, हिंडाल्को 4.5% ऊपर, बजाज ऑटो 4% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील करीब 3% तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में एनटीपीसी, ओएनजीसी दबाव में रहे, ब्रिटानिया थोड़ी बहुत बिकवाली में और अदानी इंटरप्राइजेस करीब 3/4% के आसपास गिरावट यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में एक दिग्गज चले हुए, उसमें हुडको करीब 8% चला, शारदा क्रॉपकेम 6.5%, पॉलीप्लेक्स करीब 5% और पॉली मेडिक्योर करीब 5.5% तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में मोतीलाल ओसवाल 3.5% नीचे रहा, सफारी इंडस्ट्रीज करीब 3.5% नीचे, कैस्ट्रॉल और वेस्ट लाइफ करीब 2.5 से लेकर 3% बिकवाली यहां पे आते हुए दिखाई पड़ी। आज पीएसयू बैंक का दिन था तो पीएनबी 92 रुपये करीब 3.5% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, एसबीआई सब में एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। जी, तो आज भी बुल्स का जोर देखने को मिला बाजार में। लेकिन सुमित, साल ख़त्म होने को आया और अब हम इस साल को भी असेस कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो ये बताइए कि 2023 में अगर हम बाज़ार की चाल को समझना चाहें सेक्टर्स के लिहाज से ख़ास करके, तो क्या कहते हैं आपके आंकड़े? तो 2023 भारतीय बाजारों के लिए एक शानदार साल, जबकि फ्रंटलाइन इंडेक्स में ही आपको करीब 18 से 20% के आसपास के रिटर्न्स आते हुए दिखाई पड़ेंगे। अगर शुरुआत करी जाए फ्रंटलाइन इंडेक्स के साथ तो 19% के आसपास की तेजी रही निफ्टी में। सेंसेक्स करीब 18% का एक अच्छा उछाल देकर गया। पिछले 16 में से ऐसे 10 साल गए हैं जबकि मिड कैप इंडेक्स ने एक आउट परफॉर्मेंस दी है फ्रंटलाइन इंडेक्स को, और ये एक और साल ऐसा जबकि मिड कैप में 45% की बढ़िया तेजी और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 55% की शानदार तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा कुछ लीडिंग इंडिसेस में पीएसयू एंड रियल्टी इस बार के स्टार परफॉर्मर, जहां पर रियल्टी इंडेक्स में करीब 80% की शानदार तेजी, पीएसयू इंडेक्स करीब 77% की बढ़िया तेजी में रहा, कैपिटल गुड्स 65% चला, ऑटो नए रिकॉर्ड स्तरों पर करीब अच्छी तेजी के साथ ये भी बंद हुआ, 32% की तेजी रही। फार्मा इंडेक्स में पीएसयू बैंक स्टार परफॉर्मर 31% की बढ़िया तेजी, एफएमसीजी इंडेक्स करीब 25% के आसपास का उछाल यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा जो लैगार्ड्स थे वहां पर भी एक शानदार तेजी थी, मिसाल तौर पर आईटी 25% की बढ़िया तेजी, मीडिया 20% का उछाल और मेटल डिस्पाइट ये सेक्टर के लास्ट आवर में चले लेकिन फिर भी 17% के आसपास की बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो एक अच्छे रिकॉर्ड स्तरों पर भारतीय बाजार बंद हो रहे हैं, इस साल की क्लोजिंग दे रहे हैं और डबल डिजिट से के आसपास के, हायर डबल डिजिट के आसपास के बढ़िया गेंस के साथ इस साल क्लोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये बताइए सुमित कि इस साल अगर हम ग्रुप कंपनीज की बात करें तो उनके लिहाज से बाजार क्या कह रहा है? देखिए, ये साल बढ़िया रहा बाजार के लिए और इस बाजार की तेजी में अलग अलग ग्रुप्स की तरफ से एक शानदार प्रदर्शन आता हुआ दिखाई पड़ा। तो शुरुआत करता हूं सबसे पहले उस ग्रुप के साथ जिसने इस बारी सबसे बेहतरीन रिटर्न दिया, वो है मुर्गप्पा ग्रुप। करीब 52% की बढ़िया तेजी इस ग्रुप में आते हुए दिखाई पड़ी, करीब 3.39 लाख करोड़ रुपए के आसपास ग्रुप की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। हीरो ग्रुप हालांकि मार्केट कैप में उतना बड़ा नहीं लेकिन फिर भी 83,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 50% का शानदार रिटर्न इस ग्रुप की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। बाबा कल्याणी ग्रुप रफली 34% की एक बढ़िया तेजी यहां भी देखने को मिली, 72,000 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप इस ग्रुप की पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। टाटा ग्रुप देश का सबसे बड़ा ग्रुप, करीब 27.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप, 30% के आसपास का जंप यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। महिंद्रा ग्रुप की तरफ से रफली 4 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है और 30% के आसपास की एक अच्छे जंप यहां पर भी मार्केट कैप में देखने को मिला है। हिंदुजा ग्रुप की तरफ से 25% का एक इजाफा आता हुआ दिखाई पड़ा, रफली 2 लाख करोड़ के आसपास की ग्रुप की मार्केट कैप पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप में रफली 3.25 लाख करोड़, कुछ एक्विजिशंस भी हुए हैं और 20% के आसपास का जंप इस ग्रुप की मार्केट कैप के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। बजाज ग्रुप एक नया माइलस्टोन 10 लाख करोड़ का अचीव हुआ, 20% की बढ़िया तेजी इस ग्रुप की तरफ से रही और शानदार प्रदर्शन ग्रुप की कंपनियों की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा। आईसीआईसीआई ग्रुप करीब 9.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप, रफली 13% के आसपास का इजाफा यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। और रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से जो रिलायंस ग्रुप है, करीब 19 लाख करोड़ की मार्केट कैप, 11% के आसपास का इजाफा ग्रुप की मार्केट कैप के अंदर इस बार हमने आता हुआ देखा। एचडीएफसी ग्रुप करीब 15 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप और 6% का इजाफा, अंडर परफॉर्मेंस रही लेकिन फिर भी करीब 6% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। दो ग्रुप जहां पर नेगेटिव अंडर परफॉर्मेंस रही, उसमें वेदांता करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, 9% के आसपास का डिक्लाइन ग्रुप मार्केट कैप में देखने को मिला। और अदानी समूह करीब 15 लाख करोड़ की मार्केट कैप, 28% के आसपास का डिक्लाइन इस साल में देखने को मिला। लेकिन इस साल का सबसे बड़ा जो सरप्राइज और आउट परफॉर्मेंस रही है अगर उस ग्रुप की बात की जाए तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सरकारी कंपनियों में जो
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी है, वहां पर करीब करीब 48% के आसपास का जंप, रफली 33.5 लाख करोड़ इसकी वैल्यू पहुंचते हुए दिखाई पड़ी। तो एक आउट परफॉर्मेंस पीएसयूज की तरफ से और इस बार के बड़े पावर हाउस में उनका नाम शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। शुक्रिया सुमित। और बढ़ते हैं आगे। 2024 लार्ज कैप शेयरों के नाम रहेगा, ये कहना है एनविजन कैपिटल के नीलेश शाह का। बाजार के नया हाई लगाने के बाद सीएनबीसी आवाज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में नीलेश शाह ने कहा कि अगले साल बड़े पैमाने पर एफआईआईज भारत आएंगे। जो लार्ज कैप्स जो है वो एक बहुत ही बढ़िया थीम उभर के आ सकती है, क्योंकि पिछले 12 महीना 18 महीने से लार्ज कैप्स परफॉर्म नहीं कर रहे या अंडर परफॉर्म कर रहे। मेरा ऐसा मानना है कि जैसे ही अप्रैल मई में इलेक्शंस ख़त्म होते हैं तब फॉरेनर्स की बहुत बड़ी मात्रा में लिक्विडिटी आएगी। कई लोग जो अभी भी है फेंस सिटर्स है, और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो इलेक्शन आउटकम जो आ जाएंगे उसके बाद उनके लिए एक नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए इंडिया या हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी दिखेगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और उनको वो कोई भी हालत में छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि उनके कमिटमेंट्स और उनके एलोकेशंस बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ेंगे। और मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के सीईओ अतुल सूरी ने 2024 में निवेश के लिए बेहतरीन और बड़ी थीम बताई है। अतुल सूरी ने कहा है कि इंडस्ट्रियल, इंफ्रा और इंजीनियरिंग बड़ी थीम है, इसमें बड़ा मुनाफा बन सकता है। 2008 के बाद जो मतलब डॉग सेक्टर रहा है वो है रियल एस्टेट। एक्चुअली 2023 का परसेंटेज वाइज मेरे ख्याल से, मैंने उसके आंकड़े नहीं देखे, बट एज अ परसेंटेज हाईएस्ट सेक्टोरियल गेन शायद रियल एस्टेट में होगा। तो इस हिसाब से क्या होता है कि ये सब सेक्टर्स जो हैं ये चलते हैं, ये शायद इतने ग्लैमरस या लाइमलाइट में नहीं आते, बट आप देखेंगे इनके बारे में 6 महीने साल बाद सब बात होगी। बट घूम फिर के जो थीम है वो थीम है इंडस्ट्रियल्स, वो थीम है इंफ्रा, वो थीम है इंजीनियरिंग, और ये सब जो रिलेटेड प्लेज हैं which is domestic facing economy। मैं एक सजेस्ट करूंगा कि आप निफ्टी में लॉन्ग कैरी करें। आपको कल एक अच्छा खासा, मुझे लग रहा है, गैप अप मिल सकता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कल शायद आपको वापस एक ऑल टाइम हाई दिख जाए, पॉसिबिलिटी है। मुझे जो लग रहा है ना, आज शायद हम न्यू हाई लगा दें, आज ही ये पॉसिबल लग रहा है मुझे। उसका मैं रीज़न बताता हूँ, क्योंकि आज है महीने का आखिरी बुधवार, और ट्रेंडिंग सीरीज़ में नॉर्मली जो लास्ट बुधवार होता है वो सबसे बड़ा दिन होता है, नॉर्मली सबसे बड़ा ट्रेंडिंग डे होता है। जो टेक्सचर है 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड, 1 स्टेप बैक हमने ले लिया था पिछले हफ्ते, इस हफ्ते 2 स्टेप फॉरवर्ड की तैयारी चल रही है मार्केट में। तो शॉर्ट बिल्कुल ना करें इस मार्केट में, और अगर आपको गलती करनी भी है ना तो लॉन्ग साइड पर करें। जो हमारा गोल्डन रूल है, डिप एंड सिप, मतलब हर डिप पर बाय करना है और अपने सिप को नहीं छेड़ना है इस मार्केट में। और ये मेरे ख्याल से गोल्डन रूल पूरे 2024 में आप दोहराइए, बहुत पैसा लगेगा। ऑल टाइम हाईज यहां पर छूता हुआ। और एफएनओ गुरुकुल की शानदार सफलता के बाद सीएनबीसी आवाज ला रहा है एफएनओ गुरुकुल सीजन 2। दूसरा सीजन पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आपके पास इंडस्ट्री के दिग्गजों का फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बारीकियों सीखने का मौका मिलेगा, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप इनसे अपनी ट्रेडिंग को बेहतर बना पाएं। इस बार गुरुकुल में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पर खास फोकस रहेगा, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन करें या हमारी स्क्रीन पर दी गई हमारी वेबसाइट पर आएं, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जाएं। बाजार में IPO की बहार भी जारी है। आज भी बाजार में हैप्पी फोर्जिंग्स की 18% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई। कंपनी का शेयर NSE पर 1000 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ। आपको बता दें कि हैप्पी फोर्जिंग्स का IPO 19 से 21 दिसंबर के बीच खुला था, जो करीब 64 गुना तक सब्सक्राइब हुआ था। डिश टीवी में शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म का बड़ा मामला सामने आया है। कंपनी के शेयर होल्डर्स ने पूरे बोर्ड के खिलाफ वोटिंग की है। 4 डायरेक्टर्स की नियुक्ति का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। क्या पूरा मामला बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं यतीन मोहता। बताएं यतीन।
देखिए, डिश टीवी से हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से शेयर होल्डर एक्टिविज्म चल रहा है और फाइनली जो ईजीएम अभी कंडक्ट हुई उसके अंदर शेयर होल्डर्स ने एक बड़ा फैसला लिया है। लगभग 71% जो वोटिंग हुई है उसके अंदर शेयर होल्डर्स ने जो प्रस्ताव था कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं और दूसरे डायरेक्टर्स हैं उनके टेन्योर को एक्सटेंड किया जाए, एक नई टर्म दी जाए, उसको खारिज कर दिया है। इनफैक्ट राजेश साहनी जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बनने के प्रस्ताव था वो खारिज हुआ है। इसके अलावा बीरेंद्र कुमार टागरा और आंचल डेविड, इनकी भी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो नियुक्ति थी इस पे शेयर होल्डर्स ने एक कैंसिल मार्क लगा दिया है। तो एक बड़ा फैसला शेयर होल्डर्स ने लिया है। इसके अलावा अगर हम शंकर अग्रवाल की बात करें तो इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाने का भी प्रस्ताव गिरा है और कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय के आदेश पर ये जो ईजीएम बुलाई गई थी इसका ये पर्टिकुलर आउटकम देखने को मिल रहा है। अगर हम डिश टीवी के विवाद की बात करें तो डिश टीवी और येस बैंक के बीच बहुत समय से खींचातानी चल रही थी। येस बैंक ने अपना जो लोन एक्सपोजर है वो जेसी फ्लावर एआरसी को बेच दिया था, जिसके बाद ये कुल मिला के लगभग 25% की शेयर होल्डिंग जो है वो ट्रांसफ़र की गई थी। अगर हम बात करें डिश टीवी मैनेजमेंट तो येस बैंक वहाँ काफ़ी अपनी नाराज़गी ऑन रिकॉर्ड भी बता चुका है और ये पूरा का पूरा मामला जो है वो मिसमैनेजमेंट का बताया जा रहा है, जिसके कारण शेयर होल्डर्स ने कड़ा कदम उठाया है। बहुत बहुत शुक्रिया यतीन। बढ़ते हैं आगे। आज कैबिनेट की बैठक थी और सरकार ने नारियल की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कोपरा की एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा बिहार में गंगा नदी पर केबल ब्रिज बनाने की भी मंजूरी दी गई है। किसानों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आप दुनिया भर में देखेंगे तो दुनिया भर में तो कोपरा के दाम गिरे हैं, यानी कि नारियल के गरी के दाम गिरे हैं, लेकिन जैसा मोदी सरकार ने पहले ही कहा कि लागत प्लस 50% कम से कम देंगे और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है इस बार भी 2023 की तुलना में मिलिंग कोपरा का निर्धारित एमएसपी 300 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 250 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। और इस पर ज़्यादा डिटेल्स समझते हैं हमारे संवाददाता लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हैं। बताइए लक्ष्मण जी, क्या बड़ी फैसले बड़े लिए गए हैं आज कैबिनेट में? कैबिनेट ने दो बड़े फैसले लिए हैं। एक फैसला नारियल की खेती करने वाले किसानों के लिए है, जहां कोपरा की एमएसपी बढ़ाई गई है 300 रुपये प्रति क्विंटल तक। कोपरा दरअसल दो तरह का होता है, इस एक को कहते हैं मिलिंग कोपरा, दूसरे को कहते हैं बॉल कोपरा। तो मिलिंग कोपरा की अभी एमएसपी थी 10,860 रुपये प्रति क्विंटल, उसे बढ़ा करके 11,160 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है, यानी 300 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। दूसरा होता है बॉल कोपरा, जिसकी अभी एमएसपी थी 11,750 रुपये प्रति क्विंटल, उसमें 250 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, यानी अब एमएसपी हो जाएगी इसमें आपको 12,000 रुपये प्रति क्विंटल। ये इससे नारियल की खेती करने वाले किसानों को बेहतर मुनाफा हो सके, ये सरकार ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है। और एक दूसरा फैसला लिया गया है जो बिहार के निवासी हैं उनके लिए, बिहार के दीघा पुल में दीघा से सोनपुर के बीच जो है, जो गंगा नदी है, उस पर एक 6 लेन केबल ब्रिज बनाने का फैसला लिया गया है। तो बिहार के दीघा से सोनपुर के बीच जो 6 लेन का केबल ब्रिज बनेगा वो गंगा नदी पर बनेगा। ये 4.5 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी लागत 3,064 करोड़ रुपए होगी। इससे एक तरह से कहें कि पटना बिहार की राजधानी से बाकी क्षेत्रों को जोड़ने में काफी ज्यादा मददगार साबित होगा ये ब्रिज, और इसे 42 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। एक और फैसला, भारत और इटली के बीच माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट को मंजूरी दी गई है, ताकि दोनों देशों के बीच जो स्किल्ड वर्कर है, प्रोफेशनल्स हैं, उनके आना जाना आसान हो सकेगा। इस तरह से कई महत्वपूर्ण फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए। शुक्रिया लक्ष्मण जी। वो जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित जसराज की स्मृति में आज भारतीय डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया है। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री अमित शाह खुद मौजूद थे। डाक टिकट पर पंडित जसराज की गाते हुए तस्वीर लगाई गई है। पंडित जसराज ने 1972 में अपने पिता और शास्त्रीय संगीत के पुरोधा पंडित मोतीराम की याद में एक संगीत समारोह शुरू किया था। इस बार इस समारोह का 50वां आयोजन हुआ। इसी मौके पर ये डाक टिकट जारी किया गया है। और देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 529 मरीज सामने आए हैं। इसके बाद देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 4,093 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 3 लोगों ने कोरोना से दम भी तोड़ दिया है। वहीं
कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की बात करें तो देश में अब तक JN.1 के 109 मामले सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा 36 मरीज गुजरात में पाए गए हैं, जबकि कर्नाटक में 34, गोवा में 14, महाराष्ट्र में 9 मरीज नए वेरिएंट के हैं। इसके अलावा केरल में 6, राजस्थान में 4 और तमिलनाडु में 4 मरीज मिले हैं। और अब सोशल मीडिया कंपनी को अवैध लोन और अवैध बेटिंग वाले ऐप्स के विज्ञापन को बढ़ावा देना भारी पड़ सकता है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनीज के लिए एडवाइजरी जारी की है। डिटेल समझते असीम मनचंदा से। बताएं असीम, क्या है एडवाइजरी में? देखिए, आपने बहुत सारे सोशल मीडिया के सेलिब्रिटीज़ को बैटिंग ऐप, लोन ऐप, ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को प्रमोट करते हुए देखा होगा, लेकिन इसमें से कई सारे ऐप्स हैं जो कि अवैध हैं या लोगों के साथ स्कैम करते हैं। अब सरकार ने इसके ऊपर शिकंजा कस दिया है। सरकार ने IT जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको एक एडवाइजरी जारी की है कि आप ऐसे ऐप्स के विज्ञापनों को बढ़ावा ना दें जो लोगों के साथ स्कैम करते हैं, गुमराह करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा कि आपको इन विज्ञापनों को रोकने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका सेफ हार्बर आपसे छीन लिया जाएगा और सोशल मीडिया कंपनियों के ऊपर कार्रवाई हो पाएगी, या सोशल मीडिया के जो ओनर्स हैं, जो उनके मैनेजर्स हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो पाएगी। तो सरकार को लगता है कि ऐसा करने से खासतौर पर जो ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स हैं, लोन ऐप्स हैं, जो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, उनके ऊपर रोक लग सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया असीम। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।